अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के दिन एक डॉलर की कीमत 286 रुपये है। एक यूरो की कीमत 312 रुपये है और एक पाउंड की कीमत 364 रुपये है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनसे भी ज़्यादा महंगी करेंसी है? हाँ दोस्तों, इनसे भी ज़्यादा करेंसी मौजूद है जिसको कुवैती दिनार कहते हैं। दोस्तों, एक कुवैती दिनार पाकिस्तान में 932 रुपये की वैल्यू रखता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी हुई होगी, लेकिन दोस्तों ये सच है। दोस्तों, जानते हैं कि एक डॉलर इतना फेमस होने के बावजूद कुवैती दिनार से इतना कम क्यों है और कुवैती दिनार इतना एक्सपेंसिव क्यों है? दोस्तों, ये बात जानकर और ज़्यादा हैरान होने वाले हैं कि अगर कुवैत की हिस्ट्री की बात की जाए तो आज से 70 से 80 साल पहले, तो दोस्तों उस टाइम जो कुवैत में करेंसी इस्तेमाल की जाती थी उसको इंडिया की हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता था। दोस्तों, इस करेंसी का नाम गल्फ रुपी था। इस नोट पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ। दोस्तों, सवाल ये है कि कुवैत जैसे मुल्क को क्या ज़रूरत थी वो करेंसी इस्तेमाल करने की जिसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जा रहा था। दोस्तों, हिस्ट्री की बात करें तो पर्शियन गल्फ पे 1763 से 1961 तक ब्रिटिश का कब्जा रहा था। दोस्तों, इसी एरिया में छोटी सी एक कंट्री थी जिसको कुवैत के नाम से जाना जाता था। बरतानिया का पूरा कंट्रोल नहीं था कुवैत पर, लेकिन ये कंट्रोल कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहता था। इस पर ब्रिटिश और इंडिया की हुकूमत ने कहा कि इतने छोटे से मुल्क के लिए एक अलग करेंसी बनाने का फ़ायदा नहीं है, तो इन्होंने फैसला किया कि कुवैत में वही करेंसी इस्तेमाल होगी जो इंडिया में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इस टाइम इंडिया और कुवैत दोनों में सेम करेंसी इस्तेमाल हो रही थी। दोस्तों, याद रहे कि इस टाइम तक कुवैत में कोई आयल नहीं निकला था। दोस्तों, इंडिया की आज़ादी के बाद स्मगलर गोल्फ से गोल्ड को इंडिया में स्मगल करते थे और फिर यहाँ से इंडियन रुपए को लेकर जाया जाता था और गोल्फ में जाकर बाकी करेंसीज में एक्सचेंज कर दिया जाता था। इस वजह से 1959 में इंडियन ने फैसला किया कि गोल्फ कंट्री के लिए एक अलग करेंसी बनाई जाए। दोस्तों, जिस करेंसी का नाम गोल्फ रुपी रखा गया, लेकिन इसको इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 1961 में कुवैत को ब्रिटिश से आज़ादी मिल गई और दोस्तों 1963 में कुवैत एक अरब कंट्री बन जाता है। 1970 तक कुवैत अपनी एरिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका होता है। दोस्तों, कुवैत को एक टाइम पर बड़ा तरक्की याफ्ता और आज़ाद ख्याल समझा जाता था। दोस्तों, शुरुआत की 1960 में कुवैती दिनार को मुतारफ़ कराया गया। दोस्तों, इस टाइम पर एक कुवैती दिनार की प्राइस पाकिस्तान में 46.57 रुपये बनती थी और अगर इंडिया की बात की जाए तो एक कुवैती दिनार 13.33 INR रखा गया। दोस्तों, इसके बाद इंडिया गल्फ रुपी को ख़त्म कर देता है कुछ वजूहात की बिना पर। इसलिए फिर ये UAE, कतर, ओमान, ये सारे मुल्क अपनी एक अलहदा करेंसी बनाते हैं। दोस्तों, 1975 में कुवैती दिनार का एक्सचेंज रेट फिक्स्ड कर दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, जिनमें से फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और जो कुवैत का एक्सचेंज रेट है वो फिक्स एक्सचेंज रेट है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आप किसी दूसरी करेंसी के साथ अपनी करेंसी का रेट फिक्स कर देते हैं, जिससे उस दूसरी करेंसी की वैल्यू के ऊपर नीचे होने से इस मुल्क की करेंसी का रेट भी ऊपर नीचे होता है। दोस्तों, कुवैत ने कुवैती दिनार को आज तक फिक्स एक्सचेंज रेट पर रखा हुआ है। यह किसी एक करेंसी के साथ फिक्स नहीं है, बल्कि बास्केट ऑफ करेंसी के साथ फिक्स है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बास्केट में 30% डॉलर है और 30% यूरो है और मुख्तलिफ करेंसी हैं, उनकी मजमूई कीमत के साथ इसको फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास उन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का रिज़र्व होना ज़रूरी है। अब बात आती है कि इतना मुश्किल है फिक्स एक्सचेंज रेट को बरकरार रखना, तो कुवैत कैसे मेंटेन रखता है? तो दोस्तों, आपको पता है कुवैत में आयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब दोस्तों, कुवैत में आयल की कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे उनकी करेंसी भी ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए उन्होंने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया। और फॉरेन रिज़र्व की बात की जाए तो कुवैत ने बहुत से पैसे कमाए हैं बाहर के ममालिक से। दोस्तों, उनके पास इस पैग को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा US डॉलर मौजूद है। अब पैग आप सुन रहे होंगे कि ये क्या नई चीज़ है। इसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम है पैग।
دوستو کویت کے پاس دنیا کا سب سے بڑا آئل ریزرو ہے، ون آف دا بگیسٹ گلوبل آئل ریزرو ان دا ورلڈ، جس کی بنا پر کویت اپنے فکسڈ ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرتا ہے۔ ایک اور بات دوستو، ہمارے ملک پاکستان میں اگر فرض کریں 1 ارب آ رہا ہے فورن کنٹری سے، تو 3 یا 4 ارب باہر کے ملک میں جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو کویت کا جتنا پیسہ باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے، اس سے بہت کم باہر کے ملکوں میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی کرنسی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ دوستو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک ملک کی کرنسی زیادہ یا کم ہونے سے اس ملک کی معیشت کو طاقتور یا کمزور نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک پاؤنڈ کی ویلیو آج بھی US ڈالر سے زیادہ ہے۔ پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کی معیشت UK کے مقابلے میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ کویت سب سے مہنگی کرنسی رکھنے کے باوجود آج اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے آئل کی قیمتوں میں بہت بڑا کریش ہو گیا تھا، اور کافی ٹائم تک آئل کی قیمتیں اتنی نیچے رہیں کہ کویت آج لاس میں جا رہا ہے۔ کویت میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے، وہ اپنی عوام کے لیے بڑی آسانی پیدا کرتا ہے۔ سستی ایجوکیشن، سستے ہاسپٹل، سستی بجلی اور بہت کچھ اشیاء سستی دی جاتی ہیں، لیکن اب کویت کے پاس آئل کے علاوہ کوئی اور ریسورس نہیں ہے۔ لیکن کویت کی گورنمنٹ پھر سے کویت کو اوپر لے جانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تاکہ وہ صرف آئل پر ہی ڈیپینڈنٹ نہ رہے۔ دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کویت کے بارے میں کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔